नमस्कार। संवाद की तरफ से हम एक नया सीरियल लेके आ रहे हैं, हम फिर मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे कहानी है चांदनी मलिक की, एक गरीब लड़की जो जिंदगी में संघर्ष करके एक बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचती। ये कहानी है उसकी जद्दोजहद की, व्यथा की, संघर्ष की, दर्द की और कुर्बानियों की। इन तमाम जद्दोजहद के बाद आखिर चांदनी को कामयाबी मिली। उसे वो सब कुछ मिला जिसकी उसे चाह थी, नाम, इज्जत, शोहरत और बेइंतहा दौलत। लेकिन अगर उसे कुछ नहीं मिला तो वो थी उसकी मोहब्बत। इस दर्द को दिल में दबाए कदम दर कदम चांदनी जिंदगी का सफर तय करती रही। शायद वो मोहब्बत दूर किसी मोड़ पर उसका दोबारा इंतजार कर रही थी। आइए उसके बारे में और जानने के लिए मिलते हैं खुद चांदनी मलिक से। ये मेरी कहानी है, चांदनी मलिक की कहानी। आज मैं इस शहर की एक जानी मानी इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, अ वेल नोन बिजनेस वूमन। लेकिन मेरी कहानी शहर में नहीं शुरू हुई थी। मेरी कहानी शुरू हुई थी एक छोटे से गांव में। आज जहां पर मेरा ऑफिस है, उसी के सामने से एक सड़क जाती है। ठीक उसी सड़क पर आकर खड़ी हुई थी मैं पहली बार अपनी गांव से। वैसे तो मेरे ऑफिस और सड़क के बीच का रास्ता सिर्फ 5 मिनट का है, लेकिन इस रास्ते को तय करने के लिए मुझे बहुत लंबा अरसा लगा, पूरे 25 साल। कुछ लोगों का कहना है बहुत गुरूर है चांदनी मलिक को अपनी कामयाबी का। लेकिन सच तो यह है कि आजकल की कंपटीशन भरी दुनिया में सख्ती से काम लेना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो आपका स्टाफ हो या आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका पैसा डूब जाएगा, तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन है। मैं 10 गुना ज्यादा रकम देकर आप लोगों के शेयर्स खरीद लेती हूँ। लेकिन मैं ये प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला बदल नहीं सकती। अब आप लोग मुझे ये बताइए, आपका फैसला क्या है? मैं नरेंद्र सिंह, और जो चांदनी आज मलिक अंपायर की मालकिन बन बैठी है, वो एक दिन हमारे घर में नौकरानी थी। हमारे घर में झाड़ू लगाया करती थी, हमारे झूठे बर्तन साफ करती थी। उसकी मजाल नहीं थी कि मुझसे आंख मिलाकर बात कर सके। और आज उसकी हिम्मत तो देखो, कैसे कैसे इल्जाम लगाती है वो मुझ पर। तुमने मुझ पर जो सितम ढाए, मेरे साथ जो बर्ताव किया, पता नहीं उस वक्त मैं कैसे सह गई। यकीन नहीं आता। आज वो औरत दुश्मनी पर उतर आई है, बदला लेने पर तुली हुई है मुझसे। उसने मेरा बिजनेस तबाह कर दिया, करोड़ों का नुकसान पहुंचाया मुझे। और बस इतना ही नहीं, हमारी पुश्तैनी हवेली भी मुझसे छीन ली। जिस घर में तुम सांस ले रहे हो, जिस जमीन पर तुम खड़े हो, वो जमीन, वो घर, उस घर की हर चीज आज उसी हवेली में आकर मेरे सामने खड़ी हो गई और मुझ पे ही रौब जमाने लगी। मुंह संभाल के बात करो मुझसे नरेंद्र। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी इसी वक्त इस घर से चले जाओ और ऊपर वाले से ये दुआ मांगो कि दोबारा हमारा सामना कभी ना हो। ये मेरी खुशकिस्मती है जो मुझे चांदनी दीदी जैसी बहन मिली। बचपन से ही उन्होंने मेरी हर फरमाइश पूरी की है और आज भी मेरा पूरा ख्याल रखती है। आज उन्हीं की बदौलत हमारे पास सब कुछ है। लेकिन मेरी पत्नी मान्यता फिर भी संतुष्ट नहीं है। मैं अर्जुन की पत्नी मान्यता। अर्जुन मुझे बहुत चाहता है, मेरा बहुत ख्याल भी रखता है।
लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है? बहुत सीधा है वो। और दुनियादारी के मामले में एकदम जीरो। उफ, कितना समझाती हूँ मैं उसको कि अर्जुन, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चों के बेहतर जिंदगी के बारे में कुछ तो सोचो, अब स्टार्ट करो। लेकिन नहीं, वो तो मेरी कोई बात मानते ही नहीं है, बस अपनी चांदनी दीदी के गुण गाते रहता है। ऐसी कामयाबी किस काम की अर्जुन, जिसका सुख तुम्हारी दीदी अकेले भोग रही है। तुम उनके सगे भाई हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हें भी उन्होंने अपना नौकर बनाकर रखा है। दीदी के यस मैन, दीदी बोले हाँ तो हाँ, दीदी बोले ना तो ना। मान्यता जब भी चांदनी दीदी के खिलाफ कुछ बोलती है तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पता है, मुझे समझ नहीं आती ये बात कि तुम दीदी को हमेशा क्रिटिसाइज क्यों करते हो। ये जो ऐश आराम और ठाट बाट की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, ये दीदी की बदौलत। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बनाया। ये उनका एहसान है मुझ पर, पता है। अर्जुन, मैं मानती हूँ कि चांदनी दीदी के कई एहसान हैं हम पर, लेकिन क्या होता है मान्यता? जब कोई बात सही कह रहा होता है लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं होती। दीदी ने आज तक कभी कोई गलत फैसला नहीं किया, और अगर उन्होंने इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदी है तो बहुत सोच समझ कर ये सौदा किया होगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मान्यता कि तुम दीदी के बारे में इस लहजे से बात करो। आई जस्ट डोंट लाइक। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मान्यता चांदनी दीदी की कामयाबी से जलती है। ईर्ष्या है उसे चांदनी दीदी से। चांदनी कितनी खुश लग रही है और कितनी सुंदर भी। ऐसा लगता है कि बस उसे देखती ही रहो, देखती ही रहो। वैसे एक बात कहूं तुमसे रमा, हर कामयाब इंसान सुंदर ही नजर आता है। हम फिर मिलेंगे, जिस पर मैं जान छिड़कती हूँ, और वो भी सिर्फ मामा के ही बारे में सोचती है। जानते हैं क्या कहती है? मैं शादी करूंगी तो ऐसे लड़के से जो घर दामाद बनकर रहे। एक लड़की का असली घर तो उसके पति का घर ही होता है ना। वो घर जो मुझे तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन अपनी सोनाली के लिए जरूर चाहती हूँ। मैंने तेरे लिए कितने सारे सपने देखे हैं। एक ऐसा लड़का हो जो तुझे, बस सिर्फ तुझे बहुत प्यार करता हो, फिर तेरा अपना घर हो, तेरी अपनी गृहस्थी हो, और इन सारी चीजों के लिए तुझे अपनी मम्मा से दूर रहने की अभी से आदत डालनी होगी, समझी? उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको छोड़ के फिर भी कभी नहीं जाओगे। नहीं जाएगी? पक्का? अच्छा, तेरे बैग नहीं पैक कर दूंगा। सोच अभी मत। मैं वीरेंद्र सिंह, मैं कॉलेज में था उस समय। छुट्टियों में घर लौट कर आया था। चांदनी को जब मैंने पहली बार देखा, मुझे उससे तभी प्यार हो गया था। वो भी मुझे बहुत चाहती थी। जिंदगी भर साथ निभाने का मैंने वादा किया था उससे, और उसे भी मुझ पर पूरा भरोसा था। लेकिन बदकिस्मती से मैं अपना वादा निभा ना सका। मैं आज भी चांदनी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, लेकिन चांदनी के दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं। मुझसे पूछना चाहते हैं, किस अधिकार से? जानता हूं अब मेरा कोई अधिकार नहीं है तुम पर, लेकिन कभी था। उसी अधिकार के नाते मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक इस बदले की आग में जलती रहो? खुद भी जलोगी, दूसरों को भी जलाओगी, कब तक? और ये कोई आज की बात नहीं, बरसों से देखता आ रहा हूं। जो खतरनाक खेल तुम खेल रहे हो, और तो अनाप शनाप दामों तुमने हवेली भी खरीदी। जिस रास्ते पर तुम चल रही हो, कहीं चलते चलते बस। कौन होते हैं आप मुझे बातें सुनाने? क्या अधिकार है आपका मुझ पर? क्या रिश्ता है मेरा? देखिए,
इस वक्त मेरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। बेहतर तो यही होगा कि आप यहां से चले जाइए। हम फिर मिलेंगे। वीरेंद्र सिंह और नरेंद्र सिंह, मेरे दोनों बेटों में जमीन आसमान का फर्क है। वीरेंद्र जितने शांत स्वभाव का है, नरेंद्र उतना ही गुस्सैल मिजाज का है। इसी कारण से दोनों में आज तक कभी बनी नहीं। जिस तरह बचपन में लड़ते झगड़ते थे, वैसे ही आज भी है। अपने किए पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है। तुम्हारा इसी बर्ताव के चलते तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली, तुम्हारा बेटा तुम्हारे खिलाफ हो गया, और मुझे भी शर्म आती कि तुम मेरे बड़े भाई। नरेंद्र, तुम इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर हो, और मरते दम तक जानवर रहोगे। जाओ मेरे घर से, गेट आउट। तुम्हारे थप्पड़ का जवाब दे सकता हूं अभी क्या, लेकिन मैं दूंगा नहीं। आज के बाद तुम्हारी मैं शक्ल नहीं देखूंगा। जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है शायद गलती मेरी भी है। मैंने ही नरेंद्र को कभी टोका नहीं। वो इसलिए क्योंकि उसकी दूसरों पर हुक्म चलाने की आदत, जीवन जीने का शाही अंदाज, सब कुछ वैसा ही था जैसे जवानी में मैं हुआ करता था। मेरा ही रूप है वो। सच पूछो तो मैंने ही उसे बिगाड़ कर रख दिया। डैडी पता नहीं क्यों अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे, और साथ में मुझे। हमने जमींदार खानदान में जन्म लिया है और वही किया है जो हमारे बाप दादा करते आए थे। हमने बरसों हुकूमत की और जिंदगी के सारे मजे भी लूटे। रुपया उड़ाने की चीज है और अय्याशी जिंदगी का दूसरा नाम है। यही हमने सीखा है अपने बाप दादाओं से। हमारे बाप दादा पुरखों ने राज किया है बेटा, उस हवेली में बैठकर। वो मुझसे छीन ली गई। एक तो 10 करोड़, एक तो 30 करोड़, एक 40 करोड़, एक तो 50 करोड़। कोई नीलामी नहीं थी। हमारी इज्जत खरीद रहे थे वो। और अजनबी और जिसने नीलामी बोली है, मैं उसे नष्ट कर दूंगा, उसका खून तोड़ दूंगा मैं शिवानी, ठाकुर भूपेंद्र सिंह की पत्नी और नरेंद्र और वीरेंद्र की माँ, जमींदार खानदान की बहू जो एक शानदार हवेली में रहती है। दुनिया वाले मुझ पर रश्क करते होंगे कि शिवानी कितनी किस्मत वाली है। रुपए पैसों की कोई कमी नहीं और उसका पूरा परिवार उसके साथ है। फिर भी मैं इतनी उदास क्यों रहती हूँ? क्यों अपने आप को इतना तन्हा महसूस करती हूँ? सच बात तो ये है कि मेरे जीजा जी श्री भूपेंद्र सिंह शिवानी दीदी से बेजार हो चुके थे। उनकी शराब पीने की लत और रोज रोज के झगड़ों को आखिर कब तक बर्दाश्त करते वो तो एक शरीफ इंसान है, इसलिए कुछ नहीं बोलते थे। और फिर जब मुझे जीजा की फिक्र होने लगी तो मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया और मुझे खुशी है कि वो संभल गए। और फिर क्या, फिर इस पूरी हवेली की सारी जिम्मेदारी उन्होंने मेरे हाथों में ले ली। और इतना ही नहीं बल्कि अपने बिजनेस में हिस्सेदार भी बना लिया मुझे। अब हम दोनों अक्सर एक साथ रहते हैं। मान्यता मेरी बेटी है और अर्जुन मेरा दामाद। अगर मैं अपनी बेटी और दामाद का भला चाहता हूं तो इसमें गलत क्या है? मैंने कितनी बार अर्जुन को समझाया कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अरे आखिर कब तक वो अपनी चांदनी दीदी के अंगूठे तले दबा रहेगा? कब तक? एक सुनहरा मौका हाथ आया था जब चांदनी मैडम हॉस्पिटल में थी। तब मैंने अपने डैडी को बुलवा भेजा ताकि उनकी बातें सुनकर अर्जुन को कुछ तो अकल आए। अर्जुन बेटे, एक बात कहूं, तुम्हारी दीदी काफी सक्सेसफुल है और गारमेंट इंडस्ट्री में उसने एक मिसाल भी कायम की है।
लेकिन क्या है बेटा कि कोई भी कारोबार किसी एक आदमी के भरोसे नहीं चलता। होती है मेहनत भी और काबिलियत भी, और तुम में ये दोनों खूबियां हैं। बेटा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे क्राइसिस के मौके पर ये कारोबार तुम अपने हाथ में ले लो? इसे मिसेस चांदनी मलिक के नाम से जानते हैं। मैं उनकी इकलौती लाडली बेटी हूँ सोनाली, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, क्योंकि वो इतना बिजी होने के बावजूद मेरे इतने करीब है। वो मेरी एक अच्छी दोस्त भी है, फिलोसोफर भी और गाइड भी, इसलिए मैं उनसे कभी कुछ नहीं छुपाती। हाँ, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं अरमान से प्यार करती हूँ। लेकिन फिर पार्टी में मैंने अरमान को मॉम से मिलवा ही दिया। ये स्पेशल फ्रेंड है तुम्हारा अरमान, राइट? थैंक यू फॉर कमिंग टू द पार्टी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द पार्टी। सो स्वीट। सोनाली, अपने दोस्त का खास ख्याल रखना, खातिरदारी करो इनकी। मेरा बेटा अरमान वो उल्लू का पट्टा मुझ पर इल्जाम लगाता है कि बिजनेस में जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। आज की जनरेशन का है ना, वो ज्यादा पढ़ लिख कर दिमाग खराब हो गया है। मेरे डैड सिर्फ अपने आप से खफा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया से खफा है, मुझसे भी। कल पूरी रात, आज पूरा दिन कहां गायब थे? ऑफिस में मैंने फोन किया, पता चला वहां भी नहीं हो। कहां मस्ती चल रही है? कहां कोई छर्रे उड़ा रहे हो बेटा? अगर आपको मेरी इतनी फिक्र थी तो फोन कर लेते आप। मैं तुम्हें फोन करता, मैं करता, और फोन करके क्या कहता बेटा? हेलो अरमान, बेटा मैं पापा बोल रहा हूँ, घर पे इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, कब आओगे तुम? ये कहता। मेरे पति ने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। मेरा बेटा नरेंद्र बात बात पर मेरा अपमान करता है। बस एक वीरेंद्र है जो बहुत चाहता है अपनी मां को। वही है जो मेरा दर्द समझता है, और वो जानता है कि मेरी बर्बादी का कारण मेरी बहन, मेरी सगी छोटी बहन अनीता है, जिसने मेरा पति, मेरे अधिकार, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। ये शिवानी दीदी भी ना कितने झूठे इल्जाम लगाती हैं मुझ पर, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज भी नहीं हूं कि अपनी बड़ी बहन का अधिकार उनसे छीन लूं। शिवानी दीदी मुझसे काफी झगड़ती हैं, अक्सर कोसती हैं, बद्दुआएं देती हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक गिरते हुए इंसान को सहारा देकर नेक काम ही किया है मैंने, है ना? अब दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, मैं सबकी फिक्र क्यों करूं? मैं क्यों परवाह करूं सब लोगों की? हाँ, अपनी इस तबाही के लिए मैं किसे दोष दूं? अपने पति और अपनी बहन को, या अपने आप को? मैंने अपनी पत्नी से बेवफाई की, बच्चों की परवरिश की ओर ध्यान नहीं दिया। अपनी गलतियों का एहसास तब हुआ जब मेरा परिवार टूटकर बिखर गया। न जाने फिर कभी हम एकजुट हो सकेंगे या नहीं। क्या पता फिर कभी हम मिलेंगे या नहीं। तो तैयार हो जाइए इन तमाम कलाकारों को रंग बिरंगे अलग अलग किरदारों में देखने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी और आप इसका भरपूर आनंद उठाएंगे। नमस्कार, हम फिर मिलेंगे।